हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल फ्रॉम ग्रो मोर क्लासेस। देखो, इससे पहले हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस थी, हमने इसमें यूरोपियन कंपनीज़ का भारत में आगमन प्लस उनका बंगाल में मेनली विस्तार के अंतर्गत हमने प्लासी, बक्सर, द्वैत शासन, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कवर कर ली। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब अंग्रेज लोग बंगाल में बक्सर के बाद एक स्थायित्व प्राप्त करते हैं भारत में, तो उसके बाद इनका विजय का क्रम प्रारंभ होता है और एक के बाद एक ये अन्य क्षेत्रीय, अन्य देशी राज्यों को विजय करते हैं। और इनके पीछे, विजय करने के पीछे इनका जो मेन कारण था वो था भारत में व्यापारिक विस्तार। ठीक है, तो अभी हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे कि अभी तक की सिचुएशन क्या थी मेनली। ठीक है, ये हमारा कुछ इंडिया हो गया। ठीक है, यहां पे पड़ता था आपका बंगाल का हमने देखा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों ही जो आज के स्टेट हैं वो बंगाल के अंतर्गत आते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा काफी लार्ज एरिया में फैला हुआ था। और इसी के साइड में था अवध, जहां पर सुजाउद्दौला शासन कर रहा था। और 1765 में जो आपकी इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई है, उसके माध्यम से अवध भी एक तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। क्लियर है? यहां पर होता है हैदराबाद, और हैदराबाद पर रहते हैं निजाम। यहां पर निजाम लोग शासन करते रहते हैं। क्लियर है? यहां पर पड़ता था कर्नाटक। ठीक है, यहां पर पड़ता था कर्नाटक, और यहां पे एक छोटा सा स्टेट था त्रावणकोर। चलो यहां तक भी ठीक है। अब यहां पर एक राज्य उभर के आया जिसका नाम था मैसूर। यहां से आपका मराठा लोग समस्त भारत को टारगेट करते थे, पूना, सतारा वाले एरिया से मेनली। यहां पर आपका पंजाब राज्य अस्तित्व में आता है और यहां पर रहता है सिंध, अगर हम इसको भी मिला लें, यानी कि अखंड भारत की अगर बात की जाए। देखो अभी तक की सिचुएशन क्या थी, 3 कर्नाटक युद्ध हमने कंप्लीट पढ़े हैं। कर्नाटक के युद्ध के बाद यहां पर अंग्रेज लोग क्या होते हैं, स्थायित्व में आ जाते हैं, या अंग्रेज लोग हावी हो जाते हैं आपके कर्नाटक में 3 कर्नाटक युद्ध के बाद। क्लियर है? त्रावणकोर होता है, ये भी अंग्रेजों का मित्र राज्य होता है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद जो इनका सबसे पड़ोसी राज्य होता है अंग्रेजों का, वो रहता है हैदराबाद के निजाम। और हैदराबाद के जो निजाम होते हैं, इनकी जो नीति रही है, इनकी जो पॉलिसी रही है अंग्रेजों को लेकर और भारतीय राजाओं को लेकर, काफी ढुलमुल रही है। कभी ये अंग्रेजों की तरफ हो जाते थे, कभी भारतीयों की तरफ। ठीक है, अब जैसे ही अंग्रेजों ने बंगाल को जीता बक्सर के युद्ध में, सबसे जो पड़ोसी राज्य है वो आपका हैदराबाद ही है। अब जैसे ही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल की सेना को हराया और बंगाल में अपना शासन स्थापित किया, पूरे भारत में हाहाकार मच गया अंग्रेजों को लेकर। बिकॉज बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपने सैन्य शक्ति का परिचय दिया था। क्लियर है? तो अब होता क्या है, जो निजाम होते हैं ये घबरा जाते हैं कि भैया हम नेक्स्ट टारगेट हम होंगे, बिकॉज हम इनके पड़ोसी हैं। ठीक है, तो निजाम लोग क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से अंग्रेजों को अपनी ओर करने के लिए अपना एक छोटा सा जो क्षेत्र रहता है, इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार ये किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को, बिना युद्ध लड़े, डर के मारे। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, निजाम भी अंग्रेजों के अंडर में वर्क करता है, एक तरह से हम देख लेते हैं। बिकॉज निजाम ने बड़ी इजीली से बिना युद्ध लड़े उत्तरी सरकार वाला जो इनका कोस्टल एरिया था, पोर्ट एरिया था, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, यहां पर निजाम भी हैदराबाद के एक तरह से सहयोगी राज्य हो गए। ठीक है, और अंग्रेजों की जब मर्जी दिल करेगा आपका हैदराबाद को भी वो अपने साम्राज्य में ऐड कर लेगा। तो अभी
निज़ाम को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। निज़ाम लोग अंग्रेजों के साथ मित्रतापूर्व बिहेवियर करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक युद्ध भी अंग्रेजों के नियंत्रण में रहता है और सबसे नीचे त्रावणकोर, यहाँ पर भी अंग्रेज लोग प्रभावी होते हैं। अवध की बात की जाए 1765 द्वितीय इलाहाबाद की संधि में अवध में भी अंग्रेजों ने एक तरह से सहायक संधि थोप दी थी इन पर। क्लियर है। अब बात आती है मराठाओं की। अब मराठा उस टाइम पर कह सकते हैं हम कि भारत में एक तरह से सेकंड शक्तिशाली जो राज्य था वो मराठों का था, और अंग्रेज अभी तक भारत में इतने शक्तिशाली नहीं हुए थे कि वो मराठों से डायरेक्ट युद्ध में लड़ सकें। कई बार मराठों ने कई युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया था। ऐसी कई सारी लड़ाइयाँ आपका अहमदाबाद, सूरत में लड़ी गई, जिसमें मराठों द्वारा अंग्रेजी बस्तियों को काफ़ी बार लूटा गया। तो अंग्रेज लोग अभी इतने शक्तिशाली, इतने पावर नहीं हुए थे, पावर में नहीं आए थे कि वो मराठों के राज्य में हस्तक्षेप करते। अब बचा कौन? चलो ये तो बाहर के राज्य हो गए, इनको छोड़ दो। अभी बचा कौन? अब यहां पर बचा है मैसूर, और मैसूर बीच में घिरा हुआ है। नीचे भी अंग्रेजी मित्र राज्य है, यहां पर कर्नाटक जहां पर अंग्रेज प्रभावी है, यहां पर हैदराबाद के निजाम, और ऊपर मराठा है जिनसे मैसूर की ऑलरेडी बनती नहीं थी। मैसूर और मराठों के बीच हमेशा युद्ध होते रहते थे साम्राज्य विस्तार को लेकर, बिल्कुल भी एकता नहीं थी। अब देखो आगे होता क्या है। देखो अब नेक्स्ट टारगेट यहां पर क्लियर हो गया है कि जो बचे हैं वो मैसूर वाले बचे हैं, और अंग्रेजों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मैसूर राज्य होगा। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मैसूर का उदय एवं मैसूर में ब्रिटिश विस्तार। अब मैसूर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है कि मैसूर अस्तित्व में कैसे आया। ठीक है, तो मैसूर कैसे अस्तित्व में आया। देखो यहां पर मध्य काल में यहां पर दो राज्य अस्तित्व में थे। एक था विजयनगर, ये साउथ की बात कर रहे हैं हम। एक था विजयनगर साम्राज्य, एक था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, दो राज्य अस्तित्व में थे, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का जब विभाजन होता है, इसमें से अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा प्लस बीजापुर, ये कुछ स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं। किसके विभाजन के बाद? बहमनी राज्य के। क्लियर है। अब यहां बचता है विजयनगर। अब विजयनगर की स्थिति क्या रहती है हम वो देख लेते हैं। एक तरफ रहता है विजयनगर, ठीक है, इनको बोला जाता है दक्कन गुट। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुट के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको बोला जाता है तलीकोटा का युद्ध। तलीकोटा का युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड था 1565 ईस्वी में। क्लियर है। तलीकोटा के युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुटों के मध्य। और इस युद्ध का जो रिजल्ट रहता है, विजयनगर साम्राज्य की इसमें पराजय होती है और आपका जो दक्कन गुट रहता है इसमें विजयी रहता है। मेनली वैसे हमारे जो तलीकोटा का जो युद्ध है विस्तार पूर्वक हम इसको विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे, बट अभी हमें मैसूर का जो बैकग्राउंड है, किस तरह अस्तित्व में आया, उस चीज़ को लेकर हमें अभी ये युद्ध देखना जरूरी है। क्लियर है। तो अब विजयनगर पराजित होता है, और विजयनगर पराजित होने के बाद इसका विभाजन होता है छोटे छोटे राज्यों में। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित।
और इन छोटे छोटे राज्यों में ही एक राज्य होता है मैसूर। क्लियर है? तलीकोटा की युद्ध में हार के बाद विजयनगर का जो विघटन होता है छोटे छोटे राज्यों में होता है, और इन राज्यों में ही एक राज्य होता है मैसूर, और यहां पर वडियार वंश की स्थापना होती है। वडियार वंश की स्थापना। क्लियर है? तो मैसूर में सर्वप्रथम जो वंश की स्थापना हुई है स्वतंत्र मैसूर में, उस वंश को बोला गया है वडियार वंश। और इसके जो प्रथम शासक थे, वडियार वंश के जो प्रथम शासक हैं, प्रथम शासक, इनका नाम है योदेराय वडियार। क्लियर है? तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन छोटे छोटे राज्यों में हुआ, उनमें से एक राज्य मैसूर अस्तित्व में आया, और मैसूर में वडियार वंश की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? इसके प्रथम शासक योदेराव वडियार है। तो यहां तक हमें क्लियर है कि मैसूर में जो प्रथम वंश था वडियार वंश, प्रथम शासक योदेराय वडियार। तो हमें वडियार वंश के बारे में अभी कुछ ज़्यादा हमें देखना नहीं है, हमारे मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो अभी हमें ओनली जो समझना था, हमारे मतलब की जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे निकाल लिया अलग से। क्लियर है?